बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों के बाद हमें दोबारा खुशखबरी सुनने को मिली थी। भाभी के घर नया मेहमान आने वाला था। मैं और मदीहा बहुत खुश थी। अम्मा अब्बा के बाद भाई और भाभी ही हमारा सब कुछ थे। अगर वो ना होते तो हमें माँ बाप की तरह पाल पोस कर कौन बड़ा करता। सो हम उन्हें माँ बाप का दर्जा देती थी। मैं और मदीहा भाभी की इस खुशी में बराबर के शरीक थे। मगर हमेशा की तरह भाभी ने हमें अपने कमरे में आने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके नए मेहमान की विलादत हो गई। उसके 2 घंटे के बाद हमें कमरे में आने की इजाज़त मिली। भाभी का चेहरा हमेशा की तरह ही था। उस पर कोई गैर मामूली तासुरात या खुशी के असरात नहीं थे। भाभी, आप खुश नहीं हो? मैंने भाभी से पूछा। खुश हूँ। तुम्हें किसने कहा कि नहीं हूँ? वो जहरखंद लहजे में बोली। मगर उनकी रुखाई भी मुझे बुरी नहीं लगती थी। भैया हमारा इतना ख्याल रखते कि भाभी की मार भी हमें फूल की तरह लगती। ये सब हमारे भाई के प्यार मोहब्बत की वजह से था। हमें बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भाभी ने कंबल ओढ़ लिया। जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ काफ़ी। उनकी बात सुनकर हमारे चेहरे बुझ गए। हम तो नए मेहमान के साथ खेलना चाहते थे। भाभी ने उसे भी अपने पहलू में लिटा दिया और हमें बाहर जाने का इशारा किया। अभी हम लोग बाहर जाने ही लगे थे कि मुझे हल्की सी चीख सुनाई दी। मेरे तो कान खड़े हो गए। मैं इधर उधर देखने लगी तो भाभी को गुस्सा आ गया। ये क्या मेंढक की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? सुनाई नहीं दिया? अब जाओ कमरे से। भाभी की बात सुनकर मैं और मदीहा जल्दी से कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही मैंने मदीहा से पूछा, मदीहा, क्या ये मेरा वहम है या फिर तुमने भी किसी चीख की आवाज़ भाभी के कमरे में सुनी थी? हाँ, मैंने भी सुनी थी। मदीहा ने भी मशकूक लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है ये चीख किसकी थी? मैंने अगला सवाल किया। मुझे तो लगता है कि भाभी के बच्चे पर किसी जिन भूत का साया है। अम्मा कहा करती थी कि नौज़ायदा बच्चों की माँ पर अक्सर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर उनके बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। मदीहा ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब तो मुझे दे दिया, मगर मुझे ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि चीख की आवाज़ इतनी वाज़ेह और ऊंची थी कि खुद भाभी को भी महसूस हुआ कि मैंने ये आवाज़ सुनी है, और मदीहा को भी ऐसा ही लगा था। खैर, हम लोग इस बात को भूल भाल गए। भाभी की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। हमारी भाभी हमेशा से बेटे पैदा करती आई थी। आज उनके यहाँ 5वें बेटे की विलादत हुई थी, इसीलिए घर में खुशी का समा था। भैया आए तो ढेर सारी मिठाई लाए। हमने मिठाई मोहल्ले भर में बांटी। हमने जिस घर में भी मिठाई दी, सब यही कह रहे थे कि हमीदा कितनी खुशकिस्मत औरत है, इसके यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। ये सुन सुनकर हम भी खुश होते। उस दिन हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। घर आए तो भैया खुश बैठे थे। हमें देखते ही भैया ने हमसे हाल अहवाल पूछा तो हमने उन्हें औरतों की बातों के बारे में बताया। भाई उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, देख लेना मदीहा और आयशा, हमारे यहाँ अगला भी बेटा ही होगा। इस बात पर चाहे तुम अपनी सहेलियों से शर्त लगा लो, तुम्हारे घर में एक और भाई आएगा। भाई हंसने लगे। मैं और मदीहा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुझे तो भाई की ये बात काफ़ी गुरूर वाला रवैया लगा था, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। उनकी खुशी में मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे उन्हें नागवारी हो। खैर, बात आई गई हो गई। भाभी अपने नए मेहमान के साथ मसरूफ़ थी और हम भी उनकी खिदमत कर रहे थे। तभी एक दिन मैं और मदीहा बर्तन धोकर अपने कमरों में जाने ही लगे थे कि दोपहर की तपती धूप में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हमने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक फटे पुराने कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो दुखों की मारी है। उसकी हालत देखकर मैं और मदीहा दोनों चौंक गए। क्या हुआ अम्मा जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कोई मदद चाहिए क्या? मैंने पूछा। अम्मा जी क्यों कह रही हो? मदीहा ने सरगोशी की। देख नहीं रही, जवान औरत है, हालात की मारी है बेचारी, वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। मदीहा की बात पर मुझे एहसास हुआ कि वाकई उस औरत की उम्र इतनी ज़्यादा ना थी, मगर चेहरे पर झर्रियाँ थीं। उसने हमारी बात का जवाब न दिया, बल्कि नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। बोलो ना बाजी, क्या चाहिए?
अब की बार मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, बेटी, क्या तुम्हारे घर में किसी काम वाली की ज़रूरत है? उसने पूछा। मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। मेरे पास दो वक्त खाने की रोटी नहीं है। मेरी हालत देखो। मेरी सेहत काम की इजाज़त तो नहीं देती, मगर पेट ने मजबूर किया है कि मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊँ। बाजी, हमारे घर काम तो नहीं है। अगर तुम खाना खाना चाहो तो हम रोज़ तुम्हें खाना खिला दिया करेंगी। मैंने और मदीहा ने कुछ सोचकर कहा, क्योंकि भाभी को काम वालियों से सख्त नफरत थी। इन्होंने कभी भी घर में कोई काम वाली रखने नहीं दी थी। वो हमेशा यही कहती कि घर में दो जवान लड़कियां मौजूद हैं। मैं किसी तीसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की औरतों का क्या भरोसा, कब घर से कुछ चीज़ चुरा कर ले जाएं पता भी ना चले। मगर उस औरत की विनती सुनकर हम दोनों के दिल में भी रहम आ गया। कहने लगी, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। मैं खुददार हूँ, किसी से मांग कर खाना नहीं चाहती। अगर तुम मुझे काम दे दो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी। मैंने सोचा भाई अपनी खुशी में हमें काम वाली रखने की इजाज़त दे देंगे। सो मैंने उस औरत से कह दिया, तुम कल आ जाना, हम तुम्हें काम पर रखेंगे। मदीहा ने मुझे मना भी किया, मगर मुझे उम्मीद थी कि भैया इस खुशी में हमें किसी भी बात से मना नहीं करेंगे। अभी उनके नए मेहमान को आए हुए 1 महीना ही तो हुआ था, और फिर उसकी वजह से घर का काम भी बढ़ गया था। वैसे भी माशाल्लाह 5 भतीजे पहले ही थे, अब उनके काम भी होते थे। मैंने शाम को भैया से बात की। इन्होंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम लोग उसे 3,000 रुपये में अगर रख सको तो रख लो। वैसे भी तुम दोनों कब तक घर का काम करोगी? मैंने तुम्हारी शादियां भी करनी हैं। भैया की बातें सुनकर आंखों में नमी उतर आई। लड़कियों को तो एक दिन अपने घर से रुखसत होना ही होता है। खैर, उनकी इसी बात पर मैं और मदीहा बहुत खुश हुए। अगले दिन से वो औरत काम पर आने लगी, मगर वो सिर्फ दोपहर के वक्त आती और सारा काम निपटा कर चली जाती। मैं देखती वो अक्सर गुमसुम रहती है। मैं किचन में जाकर उससे कोई बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे ऐसी तीखी नज़रों से देखती कि मैं घबरा जाती। कभी मुझसे कोई सवाल करती तो कभी कोई बात पूछती। उसके आने से हमें काफ़ी मदद हो गई थी। शाम के सारे बर्तन वो दोपहर के वक्त आकर धो दिया करती और झाड़ू पोछा भी कर जाती। यूँ मेरी और मदीहा की मदद हो जाती। अब हम लोगों को भी दोपहर के वक्त सोने का वक्त मिल गया था, क्योंकि सारे काम वही निपटा दिया करती। उसने हमारी फिक्रें आधी कर ली थीं। हमारे भतीजों से वो बहुत प्यार से पेश आती और उनका हर काम दिल से करती। सो हम लोग भी मुतमईन थे। एक दिन की बात है, मैं और मदीहा अपने कमरे में सोने चले गए। उन दिनों हमारे इम्तिहान भी करीब थे। हम लोग ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में सर्फ करते थे, इसलिए हमने साजिदा से कह दिया कि वो ज़रा ज़्यादा वक्त काम के लिए आया करे। साजिदा ने भी ऐसा ही किया। वो ज़्यादातर हमारे घर रहने लगी। अभी तक भाभी से उसका सामना नहीं हुआ था। उसे आए हुए 1 हफ्ता ही गुजरा था कि भाभी का और साजिदा का टकराव किचन में हो गया। शायद उन्हें कोई चीज़ चाहिए थी, तभी वो उठकर बाहर आई तो उन्होंने साजिदा को किचन में काम करते देखा। मैं और मदीहा अपने कमरे में थे जब हमने तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ सुनी। मदीहा कहने लगी, लगता है हमारा राज खुल गया है। हमने भाभी से छुपकर साजिदा को काम के लिए रखा था, लेकिन वो किसी काम से किचन में गई होगी, तभी वो साजिदा से लड़ रही होगी। मदीहा कहने लगी, चलो चलकर किचन में देखते हैं कि भाभी उससे क्या कह रही हैं। हम लोग भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गए, मगर अब किचन से तेज़ आवाज़ों की बजाय चीखें बुलंद हो रही थीं। मेरा तो दिल दहल कर रह गया। हम दौड़े हुए किचन में पहुंचे तो भाभी भी रो रही थीं, जबकि साजिदा के पूरे वजूद को आग ने अपनी लपेट में ले रखा था। वो चीखें मार रही थी। हमारी समझ में कुछ ना आ रहा था कि क्या करें। भाभी के खुद के हाथ पांव फूले हुए थे। बोली, साजिदा बहुत परेशान थी। उसने परेशानी में आकर खुद को आग लगा दी है। मैं इसी बात पर उससे लड़ रही थी कि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए, मगर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके करीब आने की कोशिश की तो वो अपनी मौत में मुझे भी शामिल कर लेगी। कुछ करो। हम दोनों तो बच्चियां थीं। उस वक्त हम दोनों की उम्रें 20 साल से ज़्यादा नहीं थीं। भाभी शादीशुदा तजर्बाकार औरत थीं। उनको इस तरह हिम्मत हारता देखकर हम भी परेशान हो गईं।
ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر میں پڑوسن بھاگ کر آ گئی۔ اس نے کچھ بچ بچاؤ کیا اور ساجدہ کو ہسپتال لے کر گئے۔ ہسپتال میں ساجدہ نے زندگی اور موت کی کشمکش میں دم توڑ دیا۔ ہمیں اس کی زندگی کے ختم ہونے کا بہت افسوس تھا۔ ہم نے اسے خود کام پر رکھا تھا۔ کاش ہمیں پتا ہوتا کہ وہ دل سے اتنی پریشان ہے تو ہم کبھی بھی اس کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہ تو خوش باش دکھتی تھی۔ جب سے ہم نے اسے کام پر رکھا تھا وہ کافی بہتر نظر آنے لگی تھی، مگر اس نے یوں اچانک اپنی جان لے لی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر، میں اور مدیحہ پھر سے گھر کے کاموں کو برابر بانٹ کر کرنے لگے۔ ہمیں اب امتحانات کی تیاری بھی کرنی تھی اور اس مشکل میں ہمیں ساجدہ کی یاد بہت آتی۔ اس کی موت کا المیہ یاد کرتے تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ 2 مہینے گزرے، ہمارے امتحانات ہو گئے تھے کہ بھابھی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اب کی بار بھیا بہت خوش تھے اور بھابھی کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے۔ بھیا کہتے، میں شرط لگا کر کہتا ہوں اس بار بھی ہمارا بیٹا ہوگا۔ میں اور مدیحہ دل سے چاہتے تھے کہ بھابھی کے ہاں لڑکی پیدا ہو، مگر بھابھی اور بھیا دونوں کو ہی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیں بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہتے جس سے ہمارا دل دکھتا، لیکن کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی اور ہمارے لیے یہی غنیمت تھا، اس لیے ہم خاموش رہتی۔ میری تو دل سے چاہتی کہ بھابھی کے ہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہو تاکہ ان کے دل میں نرمی آئے اور وہ ہم سے سختی والا رویہ کرنا چھوڑ دیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھابھی نے چھٹے مہینے ہم دونوں کو خبر سنا دی کہ ان کے ہاں اس بار بھی بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میرا تو دل بجھ کر رہ گیا۔ میرے بھتیجے پہلے ہی بہت شرارتی تھے اور کھانا بھی خوب کھاتے۔ ہم دونوں ان کی روٹیاں بنا بنا کر تھک جاتی، مگر ان کے پیٹ نہ بھرتے۔ خیر، خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ ہی گیا جب بھابھی کے گھر چھٹے مہمان کی پیدائش ہونا تھی۔ میں اور مدیحہ صبح سے کاموں میں مصروف تھے۔ آج شازیہ تائی نے بھی آنا تھا۔ بھابھی کے ہاں جب بھی کوئی خوشخبری ہوتی، شازیہ تائی 1-2 مہینے پہلے ہی چکر لگانا شروع کر دیتی اور پھر ولادت والے دن 10,000 روپے کا تحفہ اور کپڑے وغیرہ لے کر جاتی۔ بھابھی بھی اسے اپنے لیے خوش قسمت سمجھتی تھیں۔ شازیہ تائی کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی معاون لڑکی بھی ہوتی۔ وہ لڑکی بھی ہماری ہم عمر تھی۔ اس نے کبھی بھی ہم سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ ہمیشہ شازیہ تائی کے ساتھ آتی اور ہمیں دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ ہمارا اور اس کا دوستی کا رشتہ یہیں تک محدود تھا، لیکن اب کی بار شازیہ تائی آئی تو اس کے ساتھ وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ کافی دیر گزر گئی۔ شازیہ تائی بھابھی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ لڑکی بھی دروازے سے اندر آئی۔ ہم باہر صحن میں کام ہی کر رہے تھے، تبھی اس سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام گلناز تھا۔ ہم نے اسے سلام دعا کی۔ وہ کافی دوستانہ رویہ رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں کپڑے تولیے وغیرہ رکھے تھے۔ میرے بات کرنے پر اس کی ہم سے دوستی ہو گئی۔ تب میرے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی۔ میں نے کہا، گلناز، اگر تم مجھے اپنی دوست مانتی ہو تو کیا میرا ایک کام کرو گی؟ گلناز سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں کہو۔ دیکھو، تم تو ویسے بھی دیر سے آئی ہو۔ شازیہ تائی کو یہ تو نہیں معلوم کہ تم آئی بھی ہو یا نہیں۔ تم کوئی بہانہ بھی کر سکتی ہو کہ تم راستے میں لیٹ ہو گئی تھی یا پھر کسی نے کام سے بلا لیا تھا۔ تم بے شک آدھے گھنٹے کے بعد آ جانا۔ اگر تم واپس چلی جاؤ تو شازیہ تائی کے ساتھ میں اندر جاؤں گی۔ ویسے بھی تم نے یہ اتنا بڑا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، شازیہ تائی کو کیا معلوم ہوگا کہ میں ہوں یا تم؟ میری بات سن کر گلناز کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے کیا جیتے جی مرواؤ گی؟ ایسا نہیں کر سکتی۔ شازیہ تائی میری جان نکال دے گی۔ کیوں بھائی، ہماری بھابھی ہیں، کیا ہم ان کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا، نہ بابا، ایسی بات مت کرو جو میں کر نہیں سکتی۔ خیر، میں نے کسی طرح گلناز کو منا لیا۔ وہ بھاری دل لے کر واپس چلی گئی اور میں بیگ لے کر کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ تائی نے مجھے آواز دی، اے لڑکی، جلدی سے اندر آ جا اور دروازہ بند کر لے۔ شازیہ کی بات سن کر میں کمرے کے اندر چلی گئی۔ ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ بیگ میرے ہاتھ میں ہی تھا۔
हैरत मुझे उस वक्त हुई जब शाजिया दाई भाभी के कमरे से जुड़े एक और कमरे का ताला खोलने लगी। शाजिया दाई के पास भाभी की दी हुई चाबी थी। भाभी आराम से अपने बिस्तर पर लेटी थीं। शाजिया दाई ने कमरे का ताला खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में मुझे आने का कहा। भाभी के कमरे के साथ जुड़ा ये एक और कमरा था जिसका दूसरा दरवाज़ा बाहर गली की जानिब खुलता था और ज़्यादातर ये दरवाज़ा बंद होता। शाजिया ताई ने दूसरा कमरा खोला। ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि वहाँ पर एक और औरत बिस्तर पर लेटी थी। वो तकलीफ के मरहले से गुजरने ही लगी थी और उसकी परेशानी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। शाजिया ताई ने अपना काम शुरू कर दिया। बच्चे की सफाई करने के बाद उसने मुझे चीज़ें समेटने का कहा। मैं हैरान परेशान उसके साथ काम में लगी हुई थी। खैर, बच्चे को अपने हाथ में उठाने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने गुलनाज नहीं कोई और खड़ा है। मुझे पहचान कर वो गुस्से से पागल होने लगी। तब मैंने कहा, शाजिया ताई, गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारी लड़की बैग छोड़कर चली गई थी। क्या पता उसे कोई काम पड़ गया हो। तुम्हें अपने काम में मुश्किल ना हो इसलिए मैं अंदर आ गई। बैग तो मैंने कब से उठा रखा है। मैंने शाजिया ताई से कहा, तू बाहर चल। उसने मुझे सख्ती से कहा। भाभी को भी पता चल गया था कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। भाभी मुझे सुर्ख निगाहों से घूरने लगी। तू खुद को बहुत चालाक समझती है ना? मेरी जासूसी करेगी? भाभी ने बिस्तर से उठकर मेरे कान खींच लिए। तुझे शर्म न आई? मेरे बारे में जासूसी करती है? भाभी की बातें सुनकर मैं काम कर रह गई। तो गोया भाई और भाभी दोनों ही इस खिलौने खेल में शामिल थे, क्योंकि भाभी कितने अरसे से ये नाटक कर रही थी कि वो माँ बनने वाली हैं, जबकि उनके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। अफसोस तो मुझे भाई पर था जिन्होंने इस खिलौने खेल में मेरी भाभी का साथ दिया। भाभी का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। अपनी जुबान बंद रखना। जानती है ना मैंने साजिदा को किस हाल में पहुंचाया था। वो भी अपना बच्चा लेने वापस आई थी। अब तू उसकी मौत को याद कर और दोबारा इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। तू मेरी नंद है इसलिए मैं खामोश हूँ। अगर तेरी जगह कोई और होता, उसे मेरा राज मालूम होता तो मैं उसे जिंदा दफन कर देती। भाभी की सफाकाना बातें सुनकर मेरा तो दिल वाकई काम कर रह गया। सोच नहीं सकती थी कि भाभी इस कदर सफाक और बेरहम निकलेगी। मैं कमरे से हाँफती कांपती बाहर आ गई। मदीहा ने मुझसे पूछा। मैंने उसे भी कुछ न बताया, मगर मैं जानती थी कि भाभी ने जो किया वो गलत किया। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि औलाद इंसान की वही होती है जिसे खुद माँ अपनी कोख से पैदा करती है। भाभी भला इस काम के दूसरी औरतों को पैसे देती हो, मगर कोई औरत अपनी औलाद को अपनी खुशी से खुद से जुदा नहीं कर सकती। और शायद ये तो कभी भाभी को मालूम नहीं, क्योंकि उसने खुद की औलाद कभी पैदा नहीं की। मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ कि वो उसे हिदायत दे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो मर्ज़ी कर ले, अल्लाह के कानून को बदल नहीं सकती, ना किसी और के खून में अपनी मोहब्बत डाल सकती है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।